हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस गणित का बदल चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप इन सवालों को नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वक्र। ये वक्र क्या होता है। देखिए, वक्र की सबसे आसान पहचान मैं आपको बताऊं। आप अपनी पेंसिल या पेन से कोई सी भी आकृति बना सकते हैं। जितनी भी आप आकृति बना सकते हैं सब वक्र कहलाती हैं। कोई सी भी, जैसे आप ये आकृति बनाई, वक्र है। वक्र है, इस तरीके से बना लिया, ये भी वक्र है। इस तरीके से बनाया तो ये भी वक्र है। कोई भी बना सकते हैं आप एक वर्ग बना सकते हैं, एक आयत बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। जो भी आप आकृति जानते हैं, जो भी बनाएंगे वह सब हमारी वक्र कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि आप वक्र को सीख गए। अब बात करते हैं बच्चों साधारण या सरल वक्र। ये क्या होता है। देखिए, साधारण वक्र की एक पहचान होती है कि आप उसको बनाते समय अपनी पेंसिल को उठा नहीं सकते। ठीक है, जैसे यदि हम कोई आकृति बनाते हैं, ये हमने एक वृत्त बनाया, क्या इसको बनाने में हमने कहीं अपनी पेंसिल उठाई? नहीं उठाई, तो ये हमारा साधारण वक्र हो जाएगा। जैसे दूसरा लेते हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको बनाते समय हमने कहीं पर भी अपनी पेंसिल उठाई? नहीं उठाई। आयत बनाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई और दूसरी आकृति बनाते हैं, पेंसिल यदि आपने नहीं उठाई है तो वह साधारण वक्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप इस आकृति को लीजिए, कहीं आपने पेंसिल उठाई? नहीं उठाई, तो आपका ये भी साधारण वक्र है। ठीक है, अब साधारण वक्र कौन सा नहीं होगा जिसे हम बिना पेंसिल उठाए भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमने कोई आकृति बनाई, ये। अब आप एक बात देखिए, इसको हमने बनाया, कहीं पेंसिल उठाई? नहीं उठाई, लेकिन दूसरी शर्त को इसने पूरा नहीं किया। दूसरी शर्त क्या होती है कि वह आकृति स्वयं को काटे नहीं। मतलब जब भी हम कोई आकृति बनाएंगे वह अपने आप को काटनी नहीं चाहिए। यदि काटती है तो वह हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम एक दूसरी आकृति बनाते हैं, ये हमने बनाई, इसको हमने बिना पेंसिल उठाए तो बना दिया, कहीं भी पेंसिल नहीं उठाई, लेकिन इसने खुद को यहाँ काट दिया। यदि काट दिया तो यह हमारा साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप साधारण वक्र को भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, साधारण या सरल बंद वक्र। देखिए, जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है कि यह साधारण वक्र तो होना चाहिए लेकिन बंद और होना चाहिए। ठीक है, देखिए, हमने अभी जितनी भी आकृतियां बनाई, कहीं से ये खुल रही हैं? नहीं खुल रही, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र होगा। यह भी साधारण बंद वक्र है, यह भी बंद है और यह भी बंद है। ठीक है, ये तो बंद की पहचान हो गई। फिर खुला कौन सा होगा बच्चों? देखिए, जैसे हम अभी इस आकृति को बनाते हैं, अब ये है तो साधारण वक्र, क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। एक बार पेंसिल उठाए बिना बना दिया और दूसरा ये आपस में कहीं काट भी नहीं रहा। ठीक है, तो साधारण वक्र तो ये हो जाएगा, लेकिन ये आपस यहाँ खुला हुआ है। ठीक है ना, ये खुला हुआ है तो ये साधारण बंद वक्र नहीं होगा। साधारण वक्र तो होगा लेकिन बंद वक्र नहीं कह सकते इसे। ठीक है, दूसरा, जैसे हम एक ये आकृति बनाते हैं, अब बताइए, ये साधारण बंद वक्र है? नहीं। बंद क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक भुजा खुली हुई है। यदि हम इस भुजा को इतना भी बंद कर देते हैं तो भी यह बंद नहीं हुई, ये खुली रह गई। ठीक है, अब बंद वक्र करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? हमें पूरी बंद करना पड़ेगा, तब ये बंद वक्र कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आप इन तीनों टॉपिकों को बहुत आसानी से सीख चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है बहुभुज। ये क्या होता है? इसे हम यहाँ ऐसे समझेंगे कि केवल रेखाखंडों से बना, किससे बना बच्चों? रेखाखंडों से बना
सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक पहचान है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है कि ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो। रेखाखंड आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये इस तरीके से एक लाइन खींची जाती है ना, इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। यदि कोई भी बहुभुज लाइनों से मिलकर बना है तो वह हमारा बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम इस त्रिभुज को लेते हैं, देखिए ये 1, 2 और 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है तो ये हमारा बहुभुज हो जाएगा। ये आयत 1, 2, 3, 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है, ये भी हमारा बहुभुज है। ये इस पंचभुज को भी ले लीजिए, ये भी 5 भुजाओं से मिलकर बना है, सभी रेखाखंड हैं, वक्र कहीं नहीं है ना, तो यह भी हमारा बहुभुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आप बहुभुज को भी सीख चुके हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ये है हमारा विकर्ण। अब ये क्या होता है? बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो यहाँ सीख जाएंगे। इसकी पहचान होती है कि यह किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड है। क्या है? किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है, और इसके साथ एक कंडीशन है, यानी कि शर्त है। क्या है? कि वह रेखाखंड आसन्न ना हो। जो रेखाखंड आसन्न ना हो, आसन्न का मतलब होता है बच्चों बराबर के, मतलब अपने दाएं और बाएं का शीर्ष ना हो, वह हमारा विकर्ण हो जाएगा। कैसे? परिभाषाओं से थोड़ा सा आप ना समझ पाए, हम यहाँ प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये हमारा एक आयत है, नाम दे दीजिए इसके शीर्षों को A, B, C और D। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किन्हीं भी दो शीर्षों को मिला दीजिए। अब हम किसको मिलाएं? मिलाने को तो किसी को भी मिला सकते हैं, जैसे A को D से मिला देंगे तो, लेकिन ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, ये इसकी एक भुजा कहलाएगी। अब हमें यहाँ इसकी शर्त को ध्यान रखना होगा। वो कह रहा है कि जो आसन्न ना हो, यानी कि बराबर में ना हो, अगल बगल में ना हो। अब इस A के बगल में कौन कौन से शीर्ष हैं? देखिए, यदि आप अपने दाईं ओर देखेंगे तो B है, तो यानी कि A को आप B से नहीं मिला सकते। ठीक है, अब A को D से भी नहीं मिला सकते, ये भी इसके बगल में है। फिर हम किसे मिला सकते हैं? हम इसको मिला सकते हैं, A को मिला सकते हैं हम C से। ठीक है, तो ये हमारा विकर्ण कहलाएगा। चलिए A शीर्ष से देख लिया, अब क्या और कोई विकर्ण बन सकता है इसमें? हाँ, B से आप यदि D को मिला देंगे तो ये भी हमारा एक विकर्ण बन जाएगा। तो इस प्रकार आयत में कितने विकर्ण बने बच्चों? एक AC ये और एक BD ये, दो विकर्ण बन गए। ठीक है, विकर्ण सीखे आप। चलिए एक बार और कर लेते हैं और अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे हम इस शीर्ष से लेते हैं तो इससे हम एक तो इसे मिला सकते हैं, यहाँ नहीं मिला सकते क्योंकि ये इसके बगल वाला हो जाएगा, और इसको यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गए। अब यदि इस शीर्ष से लेंगे तो इसे यहाँ मिला सकते हैं और यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा और कोई बन सकता है? हाँ, एक इसको यहाँ मिला सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? विकर्ण। ठीक है, अब आप विकर्णों को बहुत आसान तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, इनको आपको क्यों सीखना जरूरी है बच्चों? क्योंकि इनकी जरूरत आपको अपने प्रश्न में मिलने वाली है। आप इस बेसिक को नहीं सीखेंगे तो आप अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको करने में। ठीक है, तो ये बेसिक आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। लेकिन फिर भी यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे बेसिक नहीं सीखना, सिर्फ अपने सवाल ही करने हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। लास्ट में हमने इसके सवाल कराए हैं, आप वहां से उन सवालों को भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बेसिक सीखते हुए ही सवाल करें। और फिर भी यदि आपका मन है नहीं सीखना बेसिक, तो आप अपने डायरेक्ट सवालों को भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है उत्तल बहुभुज। देखिए बच्चों, ये क्या होता है? ये कहता है कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा, सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होने चाहिए। मतलब इसमें जितने भी विकर्ण बनेंगे वह बहुभुज के अंदर होने चाहिए। और दूसरी शर्त है कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। जो भी आकृति इन दोनों शर्तों को पूरा करेगी वह हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने ये एक आयत बनाया है, सबसे पहले ये देखिए, क्या इसके कोण 180 डिग्री से कम है? हाँ, हम जानते हैं कि आयत के सभी कोण 180 डिग्री से कम यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसके विकर्ण बनाइए, अभी हमने बनाए थे। एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण हमारा ये रहा, तो दोनों विकर्ण
बहुभुज के अंदर हैं, तो इसने दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। तो आयत हमारा उत्तल बहुभुज का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक षष्ठभुज है, इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके सभी कोण जो है ना वो 180 डिग्री से कम है। अब 180 डिग्री से कम है, मैं बोल तो रहा हूं बार बार, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि वाकई में ये 180 डिग्री से कम है या नहीं। देखिए, आप 180 डिग्री जानते हैं ना कि 180 अंश का कोण कैसे बनता है। ये जो आपकी सीधी रेखा होती है ना, वह हमारी 180 अंश की होती है। ये इसका जो मध्य बिंदु है जहां से ये बनाया है, तो ये कितना है, 180 अंश का। ठीक है बच्चों, अब इससे ज्यादा कैसे होगा, यदि ये वाली रेखा इसे सीधी ना जाकर यहाँ कहीं टेढ़ी चली जाए, नीचे की तरफ झुक जाए, तो ये जो कोण बनेगा नीचे तक का, ये हमारा 180 से अधिक का बनेगा। अब इस षष्ठभुज में कहीं भी ऐसा कोण है नहीं। क्यों? जैसे आप इस रेखा को यहाँ बढ़ाइए, तो देखिए ये जाना चाहिए था नीचे, तब होता है 180 से ज्यादा, ये तो ऊपर ही है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक कर सकते हैं आप, इस रेखा को यहाँ बढ़ाइए, तो ये भी नीचे नहीं जा रहा, ये भी 180 से कम है। इसको यदि हम यहाँ बढ़ाते हैं, इस रेखा को यहाँ बढ़ाते हैं, तो देखिए ये इसके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये भी 180 से कम है। कोई सा भी कोण चेक कर लीजिए, षष्ठभुज के सभी कोण हमारे 180 डिग्री से कम होते हैं। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होने चाहिए। चलिए विकर्ण बनाइए। देखिए ये अंदर है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, ये भी अंदर है, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये भी अंदर है, यहाँ मिलाएंगे तो ये भी अंदर है। ठीक है, आप किसी भी विकर्ण को बनाइए, सभी अंदर होंगे। और भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप चेक कर लीजिए, सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर होंगे। तो यह दोनों आकृतियां उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, आप उत्तल बहुभुज को भी सीख चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों दूसरा है अवतल बहुभुज। ये क्या होता है? देखिए, ये कहता है कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा, एक शर्त तो इसकी ये है। और दूसरा है कि कोई विकर्ण बहुभुज के बाहर होना चाहिए। ये दो शर्तों को जो भी आकृति पूरी करेगी वह हमारी अवतल बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम कोई एक आकृति बनाते हैं बच्चों, देखिए हमने ये एक आकृति बनाई। अब हम इसमें चेक करते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 का है, ये 180 से कम है और ये भी 180 से कम है। लेकिन आप यदि इस कोण को चेक करेंगे तो ये 180 से ज्यादा का है। कैसे? जैसे ये वाली ये भुजा आ रही है, ये वाली ये भुजा आ रही है, यदि 180 होती तो ये सीधी चली जाती। ठीक है, लेकिन ये सीधी ना जाके ये अपने इधर मुड़ गई है। ठीक है, तो 180 से भी ज्यादा बना दिया है ये वाला कोण। ठीक है ना, तो इसने एक शर्त को पूरा कर दिया कि 180 डिग्री से एक कोण ज्यादा है। ठीक है, दूसरा भी पूरा करता है, कोई विकर्ण बहुभुज से बाहर हो। देखिए ये वाला विकर्ण यदि हम बनाएंगे तो ये विकर्ण कहाँ होगा, ये बहुभुज के बाहर है। तो इस आकृति ने अवतल बहुभुज के दोनों शर्तों को पूरा कर दिया, यानी कि ये आकृति हमारी अवतल बहुभुज के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है समबाहुभुज। ठीक है, ये क्या होता है? जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं कि कोई ऐसी आकृति जो सम हो, सम से मतलब बराबर हो। अब क्या बराबर हो आकृति में, वो यहाँ लिखा हुआ है। सभी कोण व सभी भुजा यदि बराबर होती हैं तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समबाहुभुज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है, यदि हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समान लंबाई की लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब यदि इसकी भुजा बराबर है तो बच्चों इसके कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जानते हैं आप कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब यदि उसमें 180 में आप 3 का भाग देंगे तो आपके कोण निकल कर आएंगे 60 के। तो ये कोण भी आपका 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो देखिए इस आकृति ने इसके तीनों नियमों को फॉलो कर दिया। 3 मतलब दोनों नियमों को, कि इसकी तीनों तो भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। तो यह आकृति कैसी होगी? यह आकृति समबाहुभुज कहलाएगी। ठीक है,
जैसे हम एक वर्ग लेते हैं, देखिए वर्ग के सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। ठीक है, और वर्ग की एक भुजा यदि 4 सेंटीमीटर की है तो उसकी चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी, तो वर्ग भी हमारा एक समबाहुभुज होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पंचभुज भी ले लीजिए, यदि इसके सभी कोण बराबर होते हैं तो सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, यदि भुजा भी बराबर है तो यह भी हमारा समबाहुभुज हो जाएगा। ठीक है, आप समबाहुभुज को भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम विषम बहुभुज। देखिए ये क्या होता है? ये समबाहुभुज का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? इसमें किसी भी आकृति के सभी कोण व सभी भुजाएं असमान होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? असमान, यानी कि अलग अलग। जैसे हम इस आकृति को लेते हैं, देखिए ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, आपको दिख रहा होगा ये भुजा छोटी है, ये उससे भी बड़ी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो गई। ठीक है, अब कोणों की बात करते हैं, तो ये कोण अलग नाप का है, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि इस आकृति की सभी भुजाएं अलग हैं और सभी कोण अलग हैं। तो यह कैसी आकृति हुई हमारी? विषम बहुभुज। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी देखते हैं। देखिए इसको भी अगर यदि हम गौर से देखें, ये सबसे छोटी भुजा है, ये उससे बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, यानी कि चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हो गई। अब कोण को देखते हैं, ये कोण अलग है, ये भी कोण अलग नाप का है, ये भी अलग है और ये भी कोण अलग नाप का है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं और चारों कोण भी अलग अलग नाप के हैं। ठीक है, तो यह कैसी आकृति हुई बच्चों? यह भी हमारी विषम बहुभुज हुआ। ठीक है। अच्छा, देखिए बच्चों, यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो यकीन मानिए आप इस एक्सरसाइज को आधे से ज्यादा अभी सीख चुके हैं। ठीक है, और जो कुछ बचा भी है ना थोड़ा बहुत, वो हम अपने प्रश्नों के माध्यम से उसे भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और वो कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। मतलब ये जो आकृतियां दी हैं ना, उनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब पहचान करनी है। क्या पहचान करनी है? कि आपको इन आकृतियों में से ये बताना है कि इनमें कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज है। ठीक है, बस ये आपको पहचान करके बता देना है। चलिए अभी हमने बेसिक सीखा है, उसमें से देखकर अभी तुरंत बता देंगे। आपके लिए बहुत सरल सवाल रहेगा ये, यदि आपने बेसिक को बहुत अच्छे से सीखा है। यदि आप बेसिक को छोड़कर आए हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला ए करते हैं। वो कह रहा है कि साधारण वक्र होना चाहिए। ठीक है, हमने साधारण वक्र की क्या पहचान सीखी थी कि हम यदि किसी भी आकृति को बनाते हैं तो अपनी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। इसको बनाइए, देखिए यदि आप इसको ऐसे बनाएंगे, कहीं पेंसिल उठी? नहीं उठी, तो ये हमारा क्या है? साधारण वक्र। लिख दीजिए, एक पहला नंबर है इसका। ठीक है, दूसरा इसे बनाइए, ये भी बन गया, तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, इसे भी लिख दीजिए। इसको बनाइए, देखिए बन गया। अब दूसरा गोला कैसा बनाएंगे? अब तो पेंसिल उठानी पड़ेगी तब बनेगा, तो यानी कि ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। अब देखिए इसे बनाइए, इसको आप बिना पेंसिल उठाए तो बना देंगे बच्चों। ये बिना पेंसिल उठाए तो बन गया, इसने एक शर्त को पूरा कर दिया। लेकिन इसकी दूसरी शर्त भी थी साधारण वक्र की। वह क्या थी? कि आकृति खुद को यानी कि स्वयं को काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, दो पहचान थी, एक को इसने पूरा कर दिया लेकिन दूसरी को पूरा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इस आकृति ने खुद को कई जगह काट दिया। 1 2 3 4 5 जगह इसने खुद को काट दिया, स्वयं को काट दिया, तो यह हमारा साधारण वक्र नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारी। इसे देखिए, इसे आप बना सकते हैं। हाँ, इसे हम बना सकते हैं, बिना पेंसिल उठाए भी बना दिया और इसने स्वयं को काटा भी नहीं, तो ये भी हमारी साधारण वक्र हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, इसने भी स्वयं को बना दिया एक ही बार में और बिना पेंसिल उठाए और खुद को काटा भी नहीं, तो ये भी हो गया हमारा
इसे देखिए, बन गया। तो ये भी हमारा साधारण वक्र हो जाएगा। अब अगला देखिए, देखिए इसको आप गोला बनाएंगे। अब पेंसिल उठानी पड़ेगी तब ये लाइन खींच पाएंगे, ठीक है, फिर पेंसिल उठानी पड़ेगी तब ये खींच पाएंगे। तो ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बी करते हैं। क्या है? साधारण बंद वक्र। अब देखिए बच्चों, जो साधारण वक्र हमने अभी जो निकाले हैं, ये जितने भी निकाले हैं सभी बंद हैं, एक भी कहीं से खुला नहीं है। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां। ठीक है बच्चों, इसका और इसका सेम आंसर होगा, क्योंकि कोई भी इसमें वक्र खुला नहीं है। जितने भी हमने साधारण वक्र निकाले हैं वो एक भी खुला नहीं है, सब बंद हैं। तो यह भी वही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों बहुभुज की। अब बहुभुज कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, बहुभुज की हमने क्या पहचान सीखी थी कि वह केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए। अब देखिए रेखाखंडों से इसमें कौन कौन सी आकृति बनी है। ये देखिए, ये रेखाखंडों से बनी है, ठीक है, और ये भी रेखाखंडों से बनी है। तो ये और ये हो गया, ठीक है। और कोई है? पहले एक एक करके देखते हैं। ये रेखाखंडों से बनी है, हाँ, और दूसरा कहीं से खुली है, नहीं। तो यही हो गया हमारा एक, इसका आंसर, यानी कि पहला बहुभुज है। दूसरा, ये भी रेखाखंडों से बना है और कहीं से खुला भी नहीं है, और सरल साधारण वक्र भी है, बंद भी है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा बहुभुज का। ठीक है, अब इसे देखिए, ये रेखाखंडों से बना है, नहीं बना, ठीक है। अब ये रेखाखंडों से बना है, लेकिन ये साधारण वक्र ही नहीं है। जब साधारण नहीं है तो बहुभुज भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये किससे बना है? रेखाखंडों से? नहीं, ये वक्र से बना है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। अब देखिए, इसमें दो तो रेखाखंड है, लेकिन यहाँ दो वक्र हैं, तो ये भी बहुभुज नहीं होगा। इसमें ये दो रेखाखंड हैं, लेकिन ये एक वक्र है, तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और ये भी नहीं है। तो हमारे बहुभुज कितने हैं इसमें? केवल दो, पहला और दूसरा ही बहुभुज है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अगला डी। ये कह रहा है उत्तल बहुभुज। देखिए, उत्तल बहुभुज हमने अपना बेसिक में आपको बताया था। क्या पहचान होती है उत्तल बहुभुज की? कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी, कोई भी विकर्ण बहुभुज के बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस नियम को कौन कौन फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसे देखते हैं। देखिए, इसके कोण ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 से कम है, और ये 180 से कम है। लेकिन ये वाला क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा। तो ये उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है। अब ये तो उत्तल बहुभुज है नहीं। इसे देखते हैं। देखिए, ये कोण और ये कोण और ये कोण सभी जो है 180 डिग्री से कम है, ठीक है। एक शर्त को पूरा कर दिया। दूसरी शर्त, विकर्ण देखते हैं। एक विकर्ण यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, और दोनों बहुभुज के अंदर बने हैं। तो ये बच्चों कैसा बहुभुज कहलाएगा? उत्तल बहुभुज। तो इसी ने हमारी दोनों शर्तों को, उत्तल बहुभुज की दोनों शर्तों को पूरा किया है। ठीक है, अब अगला करते हैं बच्चों अवतल बहुभुज। ये देखिए, ये तो अपने आप दिख रहा है। अवतल बहुभुज की क्या पहचान थी? कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, ये वाला कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। दूसरी पहचान क्या थी? कि एक विकर्ण, कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहर होना चाहिए। देखिए, ये वाला विकर्ण जो है ना, यदि आप इन दोनों शीट्स को मिलाएंगे तो ये विकर्ण बहुभुज के बाहर बनेगा। तो यानी कि जो अवतल बहुभुज है वो कौन सा है? पहले नंबर की आकृति। ठीक है बच्चों, सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ, ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अभी तो आप क्लास 8th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी
वैसे वैसे आपको इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। लेकिन एक बात और जानते होंगे बच्चों, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत वीडियो बनाने के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कर दीजिए। अच्छा, एक बात और बताऊं बच्चों, मैथ की क्लासेस तो आपको मिल रही हैं, इसी के साथ साथ आपको इसी चैनल पर अपनी साइंस की क्लासेस भी मिल रही हैं। यदि आप अब तक उन्हें नहीं देखते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन साइंस की क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा करते हैं। वो कह रहा है कि समबहुभुज क्या है, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे इससे परिभाषा लिखवाने के लिए बोल रहा है। लिख देंगे। अभी सीखा था हमने, क्या सीखा था कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हो समबहुभुज कहलाता है। यही तो होता है ना, कोई भी आकृति जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होंगी वह समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो हमने इसका पहला पार्ट कर दिया, ये लिख दी हमने इसकी परिभाषा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है। वो कह रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं समान हो। अच्छा, देखिए तीन भुजाएं से पहले देखिए आकृति कौन सी बनती है, जैसे एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अब बच्चों ये कौन सी आकृति बनी, ये तो एक त्रिभुज बन गया। तो जिस बहुभुज की तीन भुजाएं बराबर होंगी तो वह हमारा त्रिभुज कहलाएगा। अब त्रिभुज में भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, आप इसे लिख दीजिए। जिसकी तीन भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण समान होते हैं, वो त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में भी एक प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर दिया। दूसरा क्या है कि चार भुजाएं समान हो। अब चार भुजाएं किसकी समान होती है, पहले बनाकर देखिए आकृति, 1 2 3 और 4। अब बताइए ये कौन सी आकृति बन गई जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वह होता है हमारा वर्ग। ठीक है, वर्ग ही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चारों कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के, और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगला है बच्चों, ये कह रहा है कि 6 भुजाएं समान हो। 6 भुजाएं किसकी होती हैं, पहले बनाकर देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 और 6। अब देखिए ये कौन सी आकृति बनी, षटभुज की। ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं होती है वह षटभुज होता है। और वो कह रहा है कि सभी समान होनी चाहिए, सभी कोण समान होने चाहिए, तो वह क्या होता है बच्चों, वह होता है सम षटभुज। ठीक है, षटभुज। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है, कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलती रहेगी बिना पैसे लिए। ठीक है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात और बता दूं, हम अभी आपको मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, यदि आपको साइंस भी पढ़नी है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से 8th क्लास की साइंस को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर साइंस भी हमने शुरू कर रखी है। यदि कहीं नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे बहुत अच्छे से देखकर अपनी साइंस को भी पढ़ लीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में आपके केवल 2 ही सवाल हैं। क्योंकि आप जानते हैं अब आपका सिलेबस बदल चुका है। पहले तो इस एक्सरसाइज में 10 के आसपास सवाल थे, लेकिन इस बार यहाँ 2 ही प्रश्न बचते हैं जो कि हमने आपको पूरे करा दिए। अच्छा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।